Assalamu alaikum Pakistan, you're watching Power Show with Malia Hashmi. This is my YouTube channel that you're watching, and the mess that we're all watching right now is what we're going to talk about tonight. Former Prime Minister Imran Khan साहब को बिलाखिर अपने वकला में से सिर्फ एक वकील से थोड़ी देर के लिए मुलाकात की इजाज़त मिल गई। आज उनके एक वकील, हालांकि ज़्यादा को इजाज़त है लेकिन सिर्फ एक वकील उमैर न्याजी थोड़ी सी देर के लिए इमरान खान को मिले। वो कहते हैं कि जब मैं मिला तो इमरान खान साहब को मैंने बहुत ही बुलंद हौसले में पाया। माशाल्लाह खान साहब की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली 13 दिन से वो शेव नहीं कर पाए, उनको कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं दी जा रही, शीशा तक नहीं उनके पास, और एक गंदी सी पानी की बाल्टी दे रखी है कि उसी से वज़ू करो, उसी से नहाओ और उसी से ही रफ़ा हाजत के बाद आप यूज़ करें। अंदाज़ा करें इस गलीज़ ज़हनियत का जिसने भी ये सारा प्लान किया कि इमरान खान को शायद इस तरह से तोड़ा जा सकता है, और इमरान खान का जो कैरिज्मा है उसको बेसिकली तोड़ने की कोशिश है कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और नौजवान वो देर ऑल इन ऑ ऑफ इमरान खान के वाह 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 क्या सुपरस्टार है इमरान खान। तो इमरान खान की जो बॉयश लुक्स हैं उनको बेसिकली हिट करने के लिए कि किसी तरह इमरान खान ज़रा बुढ़े खूसट लगें ताकि जो इमरान खान का कैरिज्मा है जिसके पीछे लोग आते हैं इनके ख्याल में वो तोड़ा जा सके। हालांकि ये नादान क्या समझें कि इमरान खान के पीछे लोग उसकी सोच की वजह से आते हैं, उसके नजरिए और उसकी सिंसियर एफर्ट की वजह से आते हैं। जो पाकिस्तान के नौजवान को उसने आज बाशऊर कर दिया उस शख्स ने कि आपने अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है, और हकीकी आज़ादी की डेफिनेशन वो नहीं है ये जो पटवारे और जाले, क्या है पटवारी और जाले सहाफ़ी टीवी स्क्रीन्स की अक्सरियत पे बैठ के ये जो बात कर रहे होते हैं कि हो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर दी। ये वो बात करता है कि चाइना हो, यूएस हो, ईरान हो, सऊदिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, पाकिस्तान ने कोई दो मुल्कों की जंग में बिला वजह नहीं घुसना। पाकिस्तान ने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हर मुल्क से सब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, फ़ायदा देना भी है और फ़ायदा लेना भी है दुनिया से। ये इमरान खान की सोच थी जो उन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में इंस्टिल की। यही वजह कि आज आप देखते हैं कि इमरान खान का सपोर्टर और ओवरऑल जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है वो इस सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी इस तरह के फ़र्क में नहीं पड़ती। वो सीधी बात करती है कि या आप हक के रास्ते पे या आप बातिल के रास्ते पे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप बेशक मेरी फॉलोअर्स की लिस्ट निकाल लें, उसमें बेतहाशा इमरान खान फॉलोअर्स और इमरान खान सपोर्टर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। उसमें आपको बहुत सारे शिया मिलेंगे, बहुत सारे सुन्नी मिलेंगे, बहुत सारे अहले हदीस मिलेंगे, बहुत सारे बरेलवी, देवबंदी, हर मकतब फ़िक्र का और हर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है, हर स्कूल ऑफ थॉट का बंदा मिलेगा जो एक सेम पेज पे। इवन आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, पाकिस्तान में रहने वाले क्रिश्चियंस, हिंदू, आपको हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा मिलेगा जो कहेगा कि जी हक और बातिल में फ़र्क हमने करना है, हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ हैं चाहे मुसलमान हैं, सब मिलकर इस बात पर यकजा हो चुके हैं कि हमें हक का साथ देना है। और हक बात यह है कि इमरान खान ने कहा है जी कि मुझे चाहे इससे भी गंदे हालात में रखें और चाहे 1000 साल यहाँ पे कैद रखें, मैं अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए तगो-दो करता रहूँगा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों, कोई बैरूनी कुव्वत बैठ के पाकिस्तान के फैसले ना करे। ये इमरान खान के हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट है जी, जो आज दोबारा से नए सिरे से उमैर न्याजी ने जो है पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया। और उसके अलावा नाज़रीन जो आज एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकिंग डेवलपमेंट आई है कि जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत पे अब इसका बड़ा असर पड़ रहा है, इस ब्रेकिंग डेवलपमेंट से कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि आइंदा इंतखाबात इस साल में नहीं हो सकेंगे क्योंकि हल्का बंदियां ही जो नए सिरे से की जा रही हैं वो 14 दिसंबर तक ख़त्म होंगी, और उसके बाद ऑब्वियसली वोटर लिस्ट का इजरा होगा। उसमें भी आपको पता है कि कम से कम 2 महीने तो उसमें भी लग जाते हैं। और जिस तरह से राजा रियाज साहब ने परसों फरमाया था, पहले तो कहा था ना कि काकड़ जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, फिर उसके बाद जब जाहिर है कि 2 लतर पड़े होंगे तो फौरी तौर पे बयान बदल गया और फरमाया कि नहीं नहीं अनवारुल्लाह काकड़ को तो हमने ही सपोर्ट की है, हम ही लेके आए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो इलेक्शन फरवरी में भी नहीं होंगे राजा साहब, इलेक्शन 2024 में भी हो जाए तो बड़ी बात है जनाब।
2025 का कई लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि शायद 2025 तक ये मामला चला जाए, क्योंकि जिस तरह की मीटिंग्स की जा रही हैं, जिस तरह की बातचीत निगरान हुकूमत की नजर आ रही है, जिस तरह से वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बातचीत कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मुल्क को इस वक्त सोल्यूशंस की ही जरूरत है, प्रॉब्लम्स बहुत देख ली हमने, लेकिन ये काम आईनी तौर पर उनका नहीं है। आईनी तौर पर ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है, लेकिन जो लग रहा है, जो नजर आ रहा है, वो नहीं लगता कि फौरी तौर पर इलेक्शंस जो हैं वो 2024 के भी मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे। महसूस यूं होता है कि साल 1.5 साल तो कहीं नहीं गया। बहरहाल वल्लाह आलम। जो निगरान काबीना बनाई गई है वो भी काफ़ी एक शगुफा ही छोड़ा है। उसमें कुछ नाम खैर बड़े रीजनेबल, बड़े अच्छे भी हैं, जिस तरह वसी शाह हैं, उनको बेशक टूरिज्म का दिया है, एडवाइज़र बनाया है, लेकिन बहरहाल एक डिसेंट आदमी है, रीजनेबल आदमी है। सिमिलरली जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि बहुत रीजनेबल डिसेंट आदमी है, मुतवाज़िन शख्सियत है और कोई बायस्ड गुफ्तगू वगैरह वो नहीं करते। मुल्क के साथ मुखलिस आदमी है, बलूचिस्तान के मसाइल, उस सूबे की सेंसिटिविटीज़, इवन केपी की सेंसिटिविटीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं। सो अब देखना ये है कि वो किस तरह से ये जो एक वेरीड मिक्स इकट्ठा हुआ है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बाकियात हैं, इसमें अक्सरियत कुछ हैं जो नहीं होंगे पीपल्स पार्टी नून लीग से। अदरवाइज तो जिस तरह डॉक्टर उमर सैफ हैं, अच्छे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, बाहर से पढ़ लिख कर आए, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ पहले भी काम करते रहे, बहुत शरीफ ख़ानदान के बड़े वो सपोर्टर हैं और उनको जो है आईटी का मिनिस्टर लगाया गया है, फेडरल मिनिस्टर। सिमिलरली जो मुर्तज़ा सोलंगी हैं, जो कि बड़े कटर किस्म के पीपल्स पार्टी के जाले हैं और अक्सर बड़ी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू खान साहब के हवाले से बड़ी अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू करते पाए गए हैं। और पीटीआई सपोर्टर्स को भी यूथिया जो कि एक गाली का राइमिंग वर्ड है, वो भी कहने से सोलंगी साहब और इनकी तरह के लोग दरेग नहीं करते। वो खैर मुझे समझ नहीं आई कि वो किस हिसाब से उनको वज़ीर इत्तलात लगा दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक डिसेंट चॉइस नहीं है मेरी नज़र में। हो सकता है कि वक्त मुझे गलत साबित कर दे आगे चल के, लेकिन अभी तक कोई इतना, और इन पे माजी में कोई एक हैरेसमेंट केस भी द न्यूज़ में कोई रिपोर्ट हुआ था, जो कि आज सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल था, उसके टुकड़े चल रहे थे, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग शेयर कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि वज़ीर इत्तलात जो होता है उसका काम बड़ा ही सेंसिटिव नेचर का होता है। जिस तरह पहले मरियम औरंगजेब, वो भी बिल्कुल भी फिट नहीं थी उस रोल के लिए, वो किसी सूरत भी सूट नहीं करता उनको काम, इसलिए कि देखें अल्फाज चबा चबा कर इमरान खान को तुम करके बदतमीजी से बात कर लेना, वजारत इत्तलात की परफॉर्मेंस अच्छी कर देना नहीं होता। ये नहीं मांगता आपसे वजारत इत्तलात का दफ्तर, ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप अपने मुखालिफिन को जुबान चबा चबा के, दान चबा चबा के कितनी अपने कद से ऊंची बातें कर लेते हैं। बात ये होती है कि आपने मीडिया को बेहतर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए क्या किया। इमरान खान हुकूमत जो 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रही थी, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी दे रही थी इलाज मुआवजे की, पूरे जहाँ जहाँ पे वफाक से लेकर केपी, पंजाब, जीबी, आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर ये आम आवाम को, खासो आम को ये हासिल थी फैसिलिटी। तो वो आवाम की फैसिलिटी छीन के वो सिर्फ कुछ सहाफ़ियों को कहना कि जी सहाफ़ियों को मिला करेगी, और वो भी वो जो इनकी नज़र में जिनको ये सहाफ़ी मानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब की भी परफॉर्मेंस बड़ी ही डिस्पिकेबल रही, बड़ी अजीबोगरीब परफॉर्मेंस रही इनकी बतौर वज़ीर इत्तलात। और अब मुर्तज़ा सोलंगी जो है वो नून लीग की थी और ये अब पीपल्स पार्टी के आ गए हैं। और वाहिद जो बंदा मैं देख रही हूँ कि एक भी बंदा नहीं नज़र आ रहा हमें किसी जमात से इस निगरान सेटअप में, तो वो पीटीआई है। पीटीआई का कोई बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो जाले शाले और ये जो भी बाकियात जो कि पिछले सेटअप में नहीं एडजस्ट हो सके थे, वो इसमें सेट होंगे। बाकी कुछ अच्छे नाम भी हैं ऑफ कोर्स। तो आई होप कि ये खैर आफियत के साथ जिस काम के लिए आए हैं वो करके जा सकें, जो करने का फिलहाल इनका मूड मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। एक मज़े का आपको दिलचस्प नुक्ता बताती चलूँ नाज़रीन के माहिरीन कानून ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है 1973, जो पीपल्स पार्टी बड़ा फ़ख्र से कहती थी कि हम हैं ये आइन बनाने वाले, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, आज जरदारी साहब भूल गए हैं कि वो जिस भुट्टो के नाम पर वोट लेते हैं सिंध में, उसी भुट्टो ने ये आइन बनाया था। इस आइन में कितना इनपुट था भुट्टो साहब का, और उस आइन को तार तार किया जा रहा है। उस आइन को मलहूज़े खातिर रखे बगैर, जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन हल्का बनियों की बात कर रहे हैं, जबकि आइन का आर्टिकल 224 क्लियरली कहता है
कि अगर वक्त से पहले डिसॉल्व हो जाए असेंबली तो 90 दिन के अंदर अंदर, और अगर वक्त पर हो तो 60 दिन के अंदर अंदर। सिमिलरली आर्टिकल 48 सेक्शन 5, आर्टिकल 48 सेक्शन 5 जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो भी कैटेगोरिकली कहता है कि अगर सदर पाकिस्तान डिसॉल्व करेंगे असेंबली तो फिर वही मजाज होंगे इलेक्शन की तारीख देने के। तो ये फिर किस हिसाब से नई हल्का बंदियों की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये एक बड़ा दिलचस्प कानूनी नुक्ता होगा। बहरहाल इसको सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज तो किया है, लेट्स सी कि इसका आगे क्या बनता है, क्या नतीजा निकलता है। मुझे बहरहाल फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो इसकी कोई नज़र नहीं आती सूरत हाल, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि कोई उन पिटिशंस का कुछ बनेगा। जब मुल्क में हालात ये हों कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि 14 मई को इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन कमीशन कानों में मार के चलता बने कि चलो नहीं कराते, जाओ जो करना है, तो जब सुप्रीम कोर्ट की, जिनकी नज़र में ये अहमियत है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर करे कि इमरान खान को उनके वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए, इमरान खान को उनके वकला जाकर उनसे साइन करवा सकें अहम कानूनी डॉक्यूमेंट्स पर, तो आपके जेल का सुपरिटेंडेंट, अटक जेल का सुपरिटेंडेंट कहे और जाओ नहीं कराता, जाओ नहीं मुलाकात कराता, जो कर सकते हो कर लो, तो फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? बदमाशी का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना अवाम। फिर बदमाशी का मुकाबला तो बदमाशी से ही होता है। तो फिर या तो ये कि अवाम भी जो है वो माफिया के मुकाबले में माफिया बन जाए, तो अल्लाह माफ़ करे फिर ये क्या स्टेट रह जाएगी। तो इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि जिस तरह से आइन को पामाल करके अपनी मन मर्जियाँ की जा रही हैं, और मन मर्जियाँ तो हो रही हैं नाजरीन। आखिर में आपको मैं बताती चलूँ कि सवाल तो बहुत से उठते हैं, सवाल मीडिया पर भी उठ रहा है, सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पर राना सनाउल्लाह ने खुद उठा दिया है। पहले ज़रा राना सनाउल्लाह साहब ने जो सवाल उठा दिया है उस पर बात करते हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि एक सीनियर सहाफ़ी ने टीवी को खैर बात कह दी, छोड़ दिया टीवी। राना साहब की पहले बात कर लेते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास मियाँ साहब का केस लगा हुआ है, जिनसे उनको गालिबन उम्मीद है कि शायद मियाँ साहब को दोबारा से सियासत के धारे में शामिल करने में वो कुछ कर सकेंगे। यही वजह है कि राना साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीवी पर रिसेंटली कल ही एक प्रोग्राम में फरमाया कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल चुकी है, ज़ीरो रिस्क है नवाज शरीफ के लिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये गारंटी मिली है। तो ये तो सीधा सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को वो इम्प्लिकेट कर रहे हैं, एक तरह से एक्यूज कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को डील दे दी है और नवाज शरीफ ने कामयाबी से उनके साथ डील स्ट्राइक कर ली है। अब सवाल सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, जो असल सवाल राना साहब की इस बात से उठता है वो ये कि यही तो वो जज साहब हैं जो इमरान खान के केस की समाअत नहीं कर रहे। पिछले हफ्ते भी कहते थे तबीयत नहीं ठीक, इस हफ्ते भी कहा कि इस हफ्ते तो कुछ कहा ही नहीं, बस तशरीफ नहीं लाए तो समाअत नहीं हो सकी, और अब 22 अगस्त को मंगल के रोज़ के लिए मुकर्रर हो चुकी है इमरान खान की समाअत। पिछले हफ्ते इमरान खान के हक़े दिफा के हवाले से समाअत थी, जो जज साहब ने फरमाया कि मेरी तबीयत नासाज है और वो चले गए, नहीं आए। इस हफ्ते इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से और घर का साफ सुथरा मयारी खाना पहुंचाने के हवाले से, वकला से जो उनका मिलने का बुनियादी हक है वो उसके हवाले से, ये कुछ अहम चीज़ें थीं जिन पर इमरान खान के केस की समाअत होनी थी, लेकिन जज साहब आज भी नहीं आए। तो अगर इन दो चीज़ों को जोड़ा जाए कि एक तरफ वो इमरान खान के केस की समाअत नहीं कर रहे और प्रोलॉन्ग कर रहे हैं उसको, वो नहीं आ रहे, कभी तबीयत नहीं ठीक और कभी वैसे ही नहीं आए, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का उन्हीं जज साहब के बारे में ये एतराफ़ और इंकशाफ करना कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गारंटी मिल चुकी है कि मियाँ साहब को अब ज़ीरो रिस्क है, ये बड़े सवाल उठाता है। और ये ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम के जहन में ये सवाल, ये सब कुछ देखने के बाद उठते हैं और इन सवालों के जवाब अवाम ढूंढ रही है। दूसरा, आखिर में समी इब्राहिम साहब जो कि पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका अंदाज़े बयां है। बोल न्यूज़ के वो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे रहे, प्रेसिडेंट रहे बोल ग्रुप के, बोल चैनल के, बोल टीवी के, और 8 बजे का शो भी अपना करते रहे हैं मंडे टू थर्सडे, बहुत अच्छा उनका शो भी रहा। अब उन्होंने बोल छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि बोल की इंतज़ामिया जो है वो किसी और के हाथ में जा रही है, सो बोल चैनल किसी और के पास जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये जो कंट्रोल्ड तरीके से मीडिया चलाने का सिस्टम है ये कब तक चलता है।
क्योंकि मरियम औरंगज़ेब थी पहले और अब मुर्तज़ा सोलंकी आ गए हैं, तो अगर जालों ने और नून लीग के कटर सपोर्टर्स ने आके मुखालिफ आवाज़ को दबाने का नाम मीडिया मैनेजमेंट रखना है, तो ये तो वही बात है जो मरियम ने फरमाया था कि देखा अंकल मेरी मीडिया मैनेजमेंट। तो इसको तो मीडिया मैनेजमेंट नहीं कहते, इसको फैशिज्म कहते हैं अंग्रेज़ी में, सफाकियत, इसको सफाकी कहते हैं, इसको फिस्तायत कहते हैं, और ये किसी भी जमहूरी निज़ाम में इसकी गुंजाइश नहीं होती। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।